हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज आपका सीटेट पेपर 2 15 दिसंबर का एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि सीडीपी के क्वेश्चन जो है किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए और कौन से ऑप्शन आपके सही थे। अगर हम इस सेट की बात करें तो ये सेट है आपका यन, है ना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा था, दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा था, वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण। बिल्कुल सही बात है, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको जो है वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण का यूज करके चीज़ों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, ब्रेल, एम्बॉशर और प्रदर्शक। बिल्कुल सही बात है, आप सभी को पता है कि जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए एक ब्रेल पद्धति आती है जिसमें कि आपके 6 डॉट होते हैं जिसको कि बच्चा यहाँ पर स्पर्श करके चीज़ों को सीखता है ना। तो ये भी बात आपकी सही थी। उसके बाद में दे रखा था वॉक पहचान सॉफ्टवेयर भाषण से पाठ। अब देखिए जो बच्चा जो को देख नहीं सकता है ना, उसके लिए क्या किया जाता है, जो मौखिक चीज़ें होती हैं वो बच्चे के सामने रिप्रेजेंट की जाती है ताकि बच्चा जो है सुन करके चीज़ों को सीख पाए। तो ये भी बात आपके यहाँ पर सही थी। सांकेतिक भाषा का प्रयोग। अब देखिए जो बच्चा दृष्टिबाधित है ना, उसके लिए जो सांकेतिक भाषा होती है, जो साइन लैंग्वेज होगी वो हेल्पफुल नहीं होगी क्योंकि बच्चा उस चीज़ को देख ही नहीं पाएगा। ये जो साइन लैंग्वेज होती है आपकी श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है, तो ये आपके यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों ही सही थे, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा था, स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा था आपको, अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 2, ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये बार बार शब्दों को रिपीट करते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा था, यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करना। नहीं, व्यवस्थित विन्यास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। दृश्य संबंधित मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। यहाँ पर संकेत देने की बात नहीं की जा रही है, संकेत देने से बचने की बात की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थी के प्रति अति उत्तेजक हो। नहीं, अति उत्तेजक वातावरण यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चों को पहले ही बोलने में दिक्कत है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको अपनी जो मैराथन क्लासेस थी उसमें करा रखे थे। जिन्होंने भी वो मैराथन क्लास करके गए थे उनको यहाँ पर अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। आप सभी का जो है अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या रखा था, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। अब मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जब भी बच्चों की यहाँ पर कंपैरिजन की जाए दूसरे बच्चों से, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही कट जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, सेकेंड क्या रखा था, भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की प्रधानता। ठीक है, अब देखिए ये भी आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था कि जो बच्चे के विकास के पक्ष होते हैं जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, है ना, सामाजिक पक्ष हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, बच्चे के इन सभी आयामों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को ही पूर्ति करें, उसके जो है जो भावनात्मक पक्ष है उसको इग्नोर कर दो, उसको ध्यान में ना रखें। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमें जो है बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं की भी पहचान करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर या फिर उनको प्रधानता देनी चाहिए, तो ये बात आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या रखा था, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। बिल्कुल सही बात है, बच्चे की जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, उसके सामने चीज़ें रिप्रेजेंट करें, है ना, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश देना। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को पूरा व्याख्यान सुनाया जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, है ना, तो ये बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन के नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखती हूँ कहाँ पर दे रखा है, एक मिनट। यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम लोग जब 70 नंबर आपका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, कक्षाओं में छात्रों की असफलताओं से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों और आलोचनात्मक प्रशिक्षण करें कि कहाँ हमें पढ़ाने में कमी रहेगी, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके अंदर कमी आपको निकालनी ही नहीं है ना। सिस्टम में कमी हो सकती है, बच्चे के अंदर कमी नहीं है। जो टीचर है वही क्या करेगा, अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाएगा। हो सकता है कि उसके पढ़ाने का तरीका ही सही ना आ रहा हो, जिस वजह से जो बच्चा वो चीज़ों को सीख ही ना पाए, है ना, और वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक जो शिक्षिका उसको क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षक रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करें। बिल्कुल गलत, है ना। छात्रों को जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहना है।
अब देखिए ये बात तो पूरी ही तरीके से गलत हो जाएगी, है ना। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, ऐसा नहीं कि आप उसको जो है डायरेक्ट फिर वापस घर ही भेज दें कि माता पिता जो है इनको अतिरिक्त सहायता प्रदान करें, तो ये गलत हो जाएगा। अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार, ये तो आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण, यानी जो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज होते हैं ये बच्चे को सीखने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है चीज़ों को रिलेट कर पाता है, जोड़ पाता है कि अच्छा अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ बता दी तो तुरंत ही कहेगा अच्छा ये चीज़ें मैंने देख रखी थी या फिर ये चीज़ें मैंने जो है पहले से कर रखा है, ठीक है। तो यही होता है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज की जो चीज़ें बच्चा जानता है, जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में उसने देख रखा है, उससे रिलेट करके आप बच्चे को एग्जांपल दीजिए ताकि बच्चा जो है चीज़ों को रिलेट कर पाए। तो ये बात आपके यहाँ पर सही थी। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है, गलत, ठीक है। पूर्व ज्ञान केवल उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो पूर्व ज्ञान होता है सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा है उसी के लिए जो ये चीज़ें हेल्पफुल है, नहीं, सभी बच्चों के लिए होती है, तो ये गलत है। पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए, फिर से वही बात दे रखा है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या रखा था, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि छात्रों को स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, है ना। एक तरीके से जब बच्चा जो है अपने सीखने की जिम्मेदारी खुद लेगा, ठीक है, खुद के बारे में सोचेगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं, यानी कि क्या करेगा, खुद को निर्देश देगा, तो यही क्या होगा आपका स्वनिर्देशित शिक्षार्थी, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके, टीचर को निर्देश यहाँ पर नहीं प्रदान करना है, बच्चे को जो है स्वनिर्देशित करना है, बच्चा खुद से जो है अपने आप को निर्देश दे कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये गलत है। छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन, फिर से वही जो है बच्चा जो है यहाँ पर कंपटीशन, एक तरीके से यहाँ पर तुलना, बेहतर प्रदर्शन करने के चक्कर में पड़ गया, ठीक है। तो ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित कर, यानी कि हम पहले से बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य जो है निर्धारित करते, तो ये गलत तरीका होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन और रीजन वाला आपका क्वेश्चन है। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है, ठीक है। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को कैसे और क्या सीखना है। यहाँ पर ए तो सही, लेकिन आर क्या है आपका गलत दे रखा है, ठीक है। जो टीचर है उसको जो है जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए, ताकि बच्चे के बारे में वो जान पाए कि बच्चा जो है किस तरीके से जो को सीख रहा है, या फिर जो है किस तरीके से जो है बच्चे को सीखने में हेल्प दी जा सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बट लेकिन जो समुदाय है उसको हम निर्देशित नहीं कर सकते कि बच्चे को जो इस तरीके से देखभाल करनी है, फिर इस तरीके की चीज़ें बच्चे को करानी है, ठीक है। किसी चीज़ को हम थोप नहीं सकते किसी पे, तो ये आपका सही है, लेकिन आर क्या है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिकता, ठीक है। समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर विश्वास, दृढ़ता, है ना, यानी कि तुम कर सकते हो, इस तरीके की जो चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। और जो बच्चा ग्रुप लर्निंग करता है ना, जैसे कि पारस्परिक एक तरीके से शिक्षण करता है, इसमें कि जो टीचर होता है वो भी बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है उसकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, यानी कि समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं, बच्चा जो है अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट तो सही रखा था, बट यहाँ पर कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर जो है सारे सोल्यूशन जो है एक ही ऑप्शन पे आकर के रुक जाते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा दे रखा था मौखिकीकरण, तो मौखिकीकरण से जो बच्चा होता है वो कोई समस्या समाधान मतलब उसके अंदर कौशल विकसित नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। कार्यात्मक स्थिरता, तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था, अन्वेषण अधिगम में छात्र, ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा था पूर्व अभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से, है ना, जो बच्चा अन्वेषण करता है, ठीक है,
डिस्कवरी लर्निंग करता है तो यहाँ पर वो ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह की ये देखिए बात कर रखी है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से दे रखा है पूर्वाभ्यास, तो ये भी नहीं होगा। विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ क्या दे रखा था, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा जो है खुद के लिए ही जानकारी प्राप्त करता है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आसपास की इन्वायरमेंट के बारे में बच्चा जो है चीज़ों के बारे में जानता है, खोजता है ना। अपने जो टॉय वगैरह रहते हैं, जो खिलौने वगैरह रहते हैं, बच्चा उनको भी तोड़ फोड़ देता है। तो क्या कर रहा है बच्चा, कुछ सीख रहा है ना, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग ही कर रहा है। तो क्या सिर्फ स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दुनिया में लगातार नई खोज करते रहते हैं, तो ये बात सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा था। ये देखिए क्वेश्चन, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। ठीक है, दे रखा है आलम्बन। ठीक है, आलम्बन का मतलब क्या होता है, इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करना। जब बच्चे को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो टीचर क्या करता है, यहाँ पर संकेत या फिर इशारा देता है बच्चों को। तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि इसकी बात की ही नहीं जा रही है। ठीक है, स्मृति सहायक विधियाँ क्या होती हैं, जिसमें जो चीज़ें होती हैं उसको तोड़ करके बच्चे को बताई जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी बताई थी, तो उसमें मैंने बता रखा था कि 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। SCL यानी कि ये समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। तो वो क्या होता है आपका निमोनिक्स होता है, इसमें कि जो बच्चे होते हैं उनको चीज़ें तोड़ करके है ना बताई जाती है ताकि बच्चे को सीखने में यहाँ पर हेल्प मिले। यानी कि छोटे छोटे पार्ट में जो है उनको एक शॉर्ट फार्मूला यहाँ पर बता दिया जाता है। तो ये भी इसकी बात नहीं हो रही है ना, दोहराव। बच्चा यहाँ पर किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहा है, रट नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर अधिसंज्ञान, क्योंकि जो रमेश है वो खुद के बारे में सोच रहा है, खुद की थिंकिंग के बारे में सोच रहा है कि अगर मैं आगे बैठूँ तो मुझे जो है सीखने में यहाँ पर हेल्प मिलेगी, है ना। मैं यहाँ पर जो है ज्ञान में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, आगे बैठना चाहिए क्लासरूम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटा कॉग्निशन हो जाएगा। जब आप थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भावनाओं के बारे में पूछ रखा है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो था फर्स्ट वाला, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा व दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, हमारा माइंड भी अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एक कारण तो आपका ये हो गया है ना। वहीं पर जब हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत चिंता होती है, एंग्जाइटी होता है, तो क्या करते हैं, हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते हैं, फिर सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, जैसे कि एग्जाम हॉल में जब हमारे अंदर डर होता है तो जो क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें आ रहे होते हैं वो भी गलत करके हम चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भावनाएँ होती हैं ये हमारे संज्ञान को प्रभावित करती हैं, है ना। लेकिन इसकी जो मात्रा होती है ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर कर रही है। जैसे कि एग्जाम हॉल में आपका डर हो गया है ना, या फिर जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा खुश होना हो गया है ना, तो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखिए ये आपका यहाँ पर नहीं होगा कि अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है, यानी कि एक दिशा में होता है, ये गलत हो जाएगा। भावनाएं कूट लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपका जो इमोशन है, अगर आप सही तरीके से अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो जो आपका ध्यान है, ठीक है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो आपके इमोशंस है वो प्रभावित करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये गलत है। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनः प्राप्ति में मदद करते हैं, यानी कि जो इमोशंस होते हैं इससे हम जानकारी को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ही डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन मैंने एग्जैक्ट लिखवा रखी है आप लोगों को। इनाम और पुरस्कार देके मैंने क्या बोला था, जब भी इनाम और पुरस्कार की बात हो तो वहाँ पर बच्चा जो एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड होगा, यानी कि बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगा। तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, है ना। सीखने का आनंद पैदा करके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बच्चा अपने खुशी के लिए किसी चीज़ को सीखता है, खुद की जिज्ञासा के लिए किसी चीज़ को सीखता है, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर, तो ये भी बच्चा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रूप से यानी कि बाह्य रूप से विपरीत हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्वर्णन देकर, तो यहाँ पर भी ये नहीं होगा। चाहे किसी भी प्रकार की पुरस्कार दंड की बात की जाए, अगर वो फैक्टर बच्चे के सीखने का है ना, जैसे बच्चा किसी भी चीज़ को इसलिए सीख रहा है क्योंकि उसका जो है कारण बाहर है, बच्चे को पुरस्कार दिया जा रहा है, फिर बच्चे को दंड दिया जा रहा है, इसलिए बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है, तो वो क्या होता है, आपका बाह्य अभिप्रेरणा होता है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले ही। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
फिर से ये क्वेश्चन आपका वही मोटिवेशन वाले चैप्टर से बना था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या रखा था, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतर्क्रिया करती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है ना। थर्ड क्या रखा था, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनम्य है, व्यक्ति को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया सकता। तो ये बात गलत है, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो आपका सेकंड ऑप्शन था, यानी दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? ठीक है, आनुवंशिक बनाम पर्यावरण। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। जैसे कि एक बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है उसमें सुधार ला सकते हैं अगर बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बच्चे को जो है बच्चे के विभेदीकरण बनाम एकीकरण, इसकी बात नहीं की जा रही है। निरंतरता यानी जो विकास का जो प्रिंसिपल होता है कि विकास आपका निरंतर चलता रहता है, ये भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्थिर बनाम वृद्धिशील, यानी जो सीखने का हमारा क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वृद्धिशील होता है ना। तो इसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एडजशन और रीजन वाला क्वेश्चन था। जब हम बचपन की एक श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीय, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। देखिए दोनों ही बातें आपकी यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं। जो ए मतलब जो आर है आपकी वो ए की सही व्याख्या भी करता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण, संतुलीकरण गतिविधि, जैविक परिपक्वता। अब देखिए यहाँ पर पूछा था कि जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है, तो ये जैविक परिपक्वता की तो बात करते हैं। ठीक है, गतिविधि की भी बात करते हैं, इक्विलिब्रेशन की भी बात करते हैं, जिसके अंदर आपका अकोमोडेशन, असिमुलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसकी बात नहीं करते हैं, कल्चरल टूल की बात नहीं करते, किसकी बात आपकी करते हैं, ले वाइगोस की। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट मतलब पहले देख रखा था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। जीन प्याजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। ठीक है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है जीन प्याजे की, और यहाँ पर दे रखा है कि जो डेवलपमेंट होता है ये हमारा इन्वायरमेंट और जो है हेरिडिटी का क्या होता है, गुणनफल होता है, यानी कि परिणाम होता है। तो आर तो हमारा बिल्कुल सही है, तो आर तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, ए और आर आपके दोनों सही थे, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है ना। यहाँ पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात कर रखी है। ठीक है, जो जीन प्याजे ने हेरिडिटी को महत्व दिया है उसके बारे में ये दे रखा है। ठीक है, तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा था, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था आपका। यहाँ से जीन प्याजे से अगर हम देखें तो आज के एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ले वाइगोस्की से जो है कल के एग्जाम में, जो आपका 14 दिसंबर को एग्जाम था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैंने आप लोगों को करा रखा था। तो वो भी अगर आप चाहो तो चैनल के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जीन प्याजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं, है ना। जो जीन प्याजे इन्होंने इंटरलाइजेशन, अंतरीकरण की बात ही नहीं की, तो ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है, जो संज्ञानात्मक संरचना है उसके आधार पर जो उसने अनुभव किया उसको वो नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चा क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप मेरी मैराथन क्लास देख करके गए होंगे तो ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन वहाँ पर कर रखा था, डायरेक्ट वही लाइन आपको उठा करके यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फिर से वही पूछा गया। ठीक है, जीन प्याजे बच्चों को डैश देखते हैं, वहीं वाइगोस्की बच्चों को डैश देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जीन प्याजे और जो ले वाइगोस्की दोनों ही बच्चों को निष्क्रिय तो नहीं मानेंगे, तो ये दो ऑप्शन आपके पहले ही कट जाएंगे। ठीक है,
बच्चे विचार के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रिय कर्ता के रूप में। तो ये फिर आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निष्क्रिय जो वर्ड है इसकी बात ना ही आपके जीन प्याजे करते हैं और ना ही लेव वाइगोस्की करते। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें जो है ऑप्शन को ज़्यादा रीड भी नहीं करना पड़ा था और हमें अपना ऑप्शन मिल गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के विचार हेरफेर कर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये जिन्होंने मुझे भेज रखा है क्वेश्चन पेपर वो थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है, इसको देखते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था में निर्धारण का आधार क्या है, ठीक है। व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर, चोरी के पक्ष में विपक्ष में, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। यहाँ पर ए ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा क्योंकि ये आयु वगैरह की बात नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका पहले ही कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है बी, तो आपकी देखिए ऑप्शन में यहाँ पर होना चाहिए जो कि दोनों में दे रखा था। तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है कि जो बच्चों के द्वारा अनुक्रिया दी गई या फिर अंतर्निहित तर्क दिए गए उसी के आधार पर जो है लॉरेंस कोहलवर्ग का जो है आपका सिद्धांत आधारित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा था, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने, ठीक है। संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता से संगठित करना, ठीक है। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूल ढालना सीखना, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी कि इन्होंने उपकरण की बात की, जैसे जो आपके कल्चरल टूल होते हैं तो ये क्या होते हैं, आपके मनोवैज्ञानिक उपकरण ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका क्या दे रखा था, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में भाषा में डैश की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो इसके फोल्डिंग दिया जाता है, जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है उसमें जो है किसके द्वारा दिया जाता है, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या रखा था, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था कि बुद्धि प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में गलत, मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में गलत को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया सकता है। तो ये बात आपकी यहाँ पर सही थी। 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, नहीं, ये भी पूरी तरह से गलत दे रखा था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा था आपका, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, शिक्षण की एक विधि, ठीक है, जो मानक पाठ्यचर्या का, ये गलत हो जाएगा। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिक प्रयोग पर जोर देता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 3rd, ठीक है, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो अनुशासन और रटना मारने पर, ये भी गलत। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा था, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है, ठीक है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। देखिए आर तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपका गलत दे रखा है, तो आर तो आपका सही होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ए की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि जो माध्यमिक विद्यालय उसमें लड़कियाँ चुप ही रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। तो 2nd ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या रखा था, मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो जो मूल्यांकन की प्रकृति वो कैसे होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, और मूल्यांकन का कार्य क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। तो 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मानकीकृत ये मैंने बता रखा था आप लोगों को क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, गतिशील होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए मूल्यांकन की प्रकृति। तो 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा था, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना में एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जा सकती है। ए तो आपका यहाँ पर सही है ही, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो आर है वो यहाँ पर आपका गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विशेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो स्तनधारियों के अपने
को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा गैर उदाहरण बताइए। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है। स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ऐसे हमें जो है ऑप्शन खोजने जहाँ पर जो है बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए। तो ये ऑप्शन व्याख्या देना या फिर परिभाषा बताना, तो ये तो आपके होंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद में गैर उदाहरण अगर बताने को कहेंगे, कुछ एग्जाम्पल बताने के कहेंगे, तो जो है सभी बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ बता पाएंगे। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा फर्स्ट ऑप्शन की जो स्तनधारी हैं उन्होंने अपने आप को जो है वातावरण के अकॉर्डिंग कैसे अनुकूलित किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन क्या रखा था, एक समावेशित कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करते। ये देखिए बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, जो समावेशी क्लासरूम होती है क्या करते हैं, विभेदित निर्देश का पालन करती है ना, यानी कि बच्चों को अलग अलग इंटरेक्शन के थ्रू चीज़ें बताती है, एज पर नीड एजुकेशन देती है। ठीक है, तो ए तो देखिए आपका यहाँ पर पक्का गलत है। अब देखिए ए यहाँ पर भी सही दे रखा है, यहाँ पर भी सही दे रखा है। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा पता चलेगा कि आर भी आपका क्या होगा, गलत ही होगा। हमें ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस अप्रोच से जो है आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें पहले भी बता रखी थी कि एग्जाम में जो है अपना टाइम बचा कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। यहाँ पर दे भी रखा है कि समावेशी एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्य तो ये निर्धारित ही नहीं करती है। तो एज पर नीड एजुकेशन की बात करती है, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। हालांकि हमें ये जो है रीड करने की ज़रूरत नहीं थी। आगे देखते हैं यहाँ पर व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर देता है। अक्षम में लोगों की सही पहचान और नामकीकरण में बाधक है। अक्षम में से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है। समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है ना। का RTE आया, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे डिसेबल होते हैं है ना, या फिर व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र है ना, यानी जो छात्र जिसको कि लर्निंग डिसेबिलिटीज वर्ड का यहाँ पर यूज करने की बात की गई। तो ये देखिए ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, नामकीकरण और बाधक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है, ये बात गलत है। ये समावेशन की जो है सच्ची भावना में सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जाएगा। समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आपके एग्जाम में जो CDP में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। इसके अलावा जो आपका SST का है और हिंदी इंग्लिश, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है।